फ्रेंड्स, परीक्षा विजेता चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में पूरे कोर्स को जो पढ़ा रहा हूँ उसमें इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो संघ और नागरिकता से रिलेटेड है। आज मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। मेनली सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, मतलब कौन सा राज्य भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब कब प्राप्त करा, है ना। तो जैसे सिक्किम, सबसे पहले ऑप्शन को ही लेके चलते हैं। सिक्किम जो है वो भारत में 75 में संपूर्ण राज्य बना, 74 में मिला था, 74 में, 75 में, है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत में 86 में संपूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया, है ना। नागालैंड को जो है वो संपूर्ण राज्य का दर्जा 63 में दिया गया। ऐसे ही हरियाणा को जो है वो संपूर्ण राज्य का दर्जा 66 में दिया गया। तो अगर आप इस क्रम को देखते हैं तो इस क्रम में सबसे पहले नागालैंड आना चाहिए, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जैसे सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने जो देशी रियासतें जो है वो अलग अलग बिखरी हुई थी, या जो है वो राजा या देशी रियासतें अपना अलग भारत से होना चाह रहे थे, सरदार पटेल ने सबको भारत में मिलाया था। और इस काम में उनका सबसे बड़ा साथ जो है बीपी मेनन ने दिया था। बीपी मेनन जो है वो सिविल सर्वेंट्स थे और जो है भारत के 3 वायसराय के साथ वो काम कर चुके थे। भारत के बारे में बहुत अच्छे से उनको ज्ञान था, देशी रियासतों से बातचीत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। सरदार पटेल और बीपी मेनन की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी भारत में देशी रियासतों को मिलाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी कितने 3 राज्यों को भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। जैसा आप लोग जानते हो कि कौन से 3 राज्य जो है वो भारत में नहीं मिलना चाहिए, या जिनको ज़बरदस्ती सेना भेजकर जो है सरदार पटेल ने भारत में सम्मिलित कराया था, है ना। उसमें 3 राज्य जो थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद तो आसानी से भारत में मिल गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो बाद में राजा हरि सिंह जो उसके राजा थे, और पाकिस्तान ने जब हमला करा तो लिखित में भारत के साथ वो आया है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता बताइए कि इसमें से कौन सही है। ठीक है। तो ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए, है ना। इसमें वो कहना चाह रहा है कि पहला ऑप्शन है भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। भारत के राज्य जो है वो अलग होने का अधिकार नहीं रखते कि कोई भी राज्य चाहे तो वो भारत संघ से अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा है एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ठीक है। धर आयोग ने जो है वो भाषा के आधार पर इसको वरीयता दी थी। ठीक है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी सही है। भाषा के आधार पर जो ये कांग्रेस कमेटी बनी थी, ये भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन के उस जो है पक्ष में नहीं थी। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। ये तीनों ही जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, वो ये कह रहा है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो मूल संविधान में ABCD राज्य 4 वर्गों में, ABCD 4 वर्गों में रखे गए थे, है ना। इसमें मेनली वो जो ऐसे राज्य थे जो अंग्रेज़ों के अधीन रहे, है ना। दूसरे जो स्वतंत्र जो है देशी रियासतें थी, इस तरीके से टोटल 4 भागों में जो है वो विभाजित किया गया। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया।
है ना। तो देखिए जो है इसके लिए जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 53 में ही हो गई थी, लेकिन इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 55 में दी, है ना। और उसके बाद जो है वो राज्यों के पुनर्गठन का काम जो है भाषाई आधार पर जो है वो हमारे यहाँ शुरू हुआ था 1956 से। हालांकि पहला राज्य जो है 1953 में ही आंध्र प्रदेश बन गया था, पुनर्गठन जो है भाषा आधार पर हो गया था, लेकिन जो है वो इसका प्रारंभ जो है 1956 से हुआ था। ठीक है, अगला है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। अभी जैसे मैंने बताया कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो है वो जो है भारत का 1953 में बना आंध्र प्रदेश था, है ना। और बहुत बड़े एजिटेशन विरोध के बाद जो है ये भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये पूछ रहा है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो है वो ध्यान रखिए कि पोट्टी श्रीमालू, है ना, जो है वो थे, उन्होंने टोटल 58 दिन की स्ट्राइक करी, हंगर स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल करी, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो जब विरोध बढ़ गया, है ना, तब सरकार को मजबूरी में भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मूल संविधान को 4 अलग अलग प्रवर्गीय, है ना, को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है वो 4 टाइप के स्टेट जो थे उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है वो फजल अली की अध्यक्षता में, है ना, करा गया। हालांकि इनके साथ जो है वो KM पणिक्कर भी थे, है ना, और जो है हैदर अली भी थे, है ना, और इनको जो है वो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई। काफ़ी पूछा जाता है, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इसका गठन किस वर्ष करा गया। तो अभी मैंने बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में ही हो गया था कि अब जो है किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन करा जाए, किस तरीके से विभाजित करे जाए। ठीक है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, है ना। तो गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों को, है ना, भारत का राज्य क्षेत्र कब बनाया गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि गोवा को भारत में 1961 में शामिल करा गया और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य जो है 1987 में, लेकिन इसको भारत में पुर्तगालियों से जो है वो वापस लिया गया था 1961 में। ठीक है, ये अगला सवाल 12वां सवाल है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, है ना, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1974 में और इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम अलग देश हुआ करता था, उसको 35वें संशोधन से 1974 में भारत में सम्मिलित किया गया। फिर है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान करा गया। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य, हिमाचल को जो है राज्य, हिमाचल राज्य का जो दर्जा है उसको 1971 में 1961 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या क्या शामिल हुआ। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि 56वां जो था वो संविधान संशोधन गोवा के मिलने से, भारत में गोवा के मिलने से संबंधित था। 55वां संविधान संशोधन, है ना, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित था। 1953वां संशोधन जो है
मिजोरम को 1986 में भारत में सम्मिलित करने से संबंधित था, और 36वां संविधान संशोधन में जो है वो मेनली सिक्किम को भारत में सम्मिलित करने से था। तो 56वां गोवा से संबंधित है, 55वां अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, 53 मिजोरम से, और 36वां सिक्किम से, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? मतलब संविधान लागू हो गया उसके बाद कौन जो है वो एक आरक्षित राज्य का किसको दर्जा दिया गया था, बाद में उसे भारत में सम्मिलित किया गया, तो इसके लिए भी डी ऑप्शन सिक्किम ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम को किस वर्ष, है ना, भारतीय संघ के संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, है ना? तो सिक्किम को जो है वो मेनली शामिल तो 1974 में ही कर लिया गया था, मैंने अभी बताया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 75 में दिया गया। ठीक है। झारखंड का गठन कब हुआ? देखिए, सन 2000 में 3 जो है वो स्टेट्स एक साथ बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, है ना? तो झारखंड जो है सबसे आखिर में 15 नवंबर 2000 को जो है वो पूर्ण राज्य जो है उसका दर्जा दिया गया या गठित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 18वां, एक नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? मतलब राज्य का गठन और परिवर्तन का अधिकार ना तो अकेले प्रधानमंत्री को है, ना मंत्रिमंडल को है, हालांकि पेशकश कर सकता है मंत्रिमंडल, ना राष्ट्रपति जो करता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी जो है वो असेंट मतलब अपनी जो है वो इच्छा जाहिर करता है, लेकिन असली अधिकार जो है संसद को ही है। संसद जो है वो जो अपने संविधान में संशोधन करके नए राज्य को गठन या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? अगर आप राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी बिल या विधेयक पर पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे संसद में पेश किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ पर दावा नहीं कर सकता? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी विदेशी होते हैं उनको जो है भारत में जो मूल अधिकार हैं उसमें 19वां जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, उसमें 6 जो अवयव हैं, है ना, या 6 तरीके की जो स्वतंत्रताएं हैं, वो स्वतंत्रताएं जो है वो नहीं दी जाती या उसका वो दावा नहीं कर सकते, है ना, कोर्ट में जो है वो नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा जो बाकी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 21 से 28 तक उनको वो जो है वो दावा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 में ही व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता आती है, उसका वो दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा बाकी विधि के समक्ष समानता या जीवन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, इन सब का दावा कर सकता है। इन सब का उसे अधिकार है किसी भी विदेशी नागरिक को। 21वां है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है ना? देश जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए या तो आप जन्म से नागरिक हो या वंशानुगत, है ना, नागरिकता आपको मिल सकती है, या पंजीकरण करा के, रजिस्ट्रेशन करा के, है ना, या किसी राज्य का भारत में विलय होने से, किसी बाहरी देश का भारत में विलय होने से मिल सकती है, या फिर देशीकरण द्वारा, है ना। देशीकरण मतलब कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के व्यक्ति से शादी करता है और यहाँ जो है वो क्या नाम भारत में नागरिक बनने की अगर वो एप्लीकेशन देता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसे बनाया जा सकता है, यानी विदेशी से मित्रता करने पर, है ना, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट 22वां, विदेशी से मित्रता नहीं, विदेशी से जो है विवाह करने पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना? किस स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता?
देखिए, निर्वाचन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नागरिकता हटा दोगे, किसी की नागरिकता से वंचित कर दोगे, तो ये तो गलत है। आपातकाल के दौरान भी किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाती, अधिकार छीने जाते हैं, मूल अधिकार कम करे जा सकते हैं। युद्ध के दौरान भी यही होता है ना, यानी उपयुक्त सभी, है ना, इसका आंसर डी है कि मतलब उपयुक्त सभी परिस्थितियों में किसी को भी नागरिकता से वंचित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती, ये पूछ रहा है। तो देखिए, जन्म से, अगर जन्म है आपका तो फिर प्राप्त की जा सकती है ना। देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग में सम्मिलित होने का भी, बस भारतीय बैंकों से धन जमा करके, है ना, ये आपकी नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी तरीका नहीं है। जो 5 तरीके मैंने बताए, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और किसी भी राज्य के भारत में मिलने से नागरिकता प्राप्त होती है, बाकी बैंकों में धन जमा करने से नहीं होती। तो डी ऑप्शन से। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो अभी आया जन्म, वंशानुक्रम, देशीकरण, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। तो उपयुक्त सभी सही है, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय के विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। भारत के किस उसमें भाग में, या जो है वो नागरिकता के खोने या प्राप्त करने। तो देखिए, नागरिकता से संबंधित जो है वो 1955 में नागरिकता संशोधन कानून को बनाया गया, है ना, संशोधित किया गया, और उसमें जितनी भी नागरिकता से संबंधित प्रॉब्लम्स थी या लोगों की जो है वो क्लियर नहीं था, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करा गया। हालांकि उसके बाद भी 1986 में और जो है 91 में उसमें बदलाव करे गए, लेकिन मेन जो है 1955 का ही नागरिकता कानून ऐसा है जहां विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है ना। तो देखिए, नागरिकता का प्रोविज़न, है ना, हम लोगों ने मेनली ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता का ही प्रोविज़न है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्यों की अलग दी जाती है, देश की अलग, लेकिन ब्रिटेन में जो है इकहरी ही नागरिकता का प्रोविज़न है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता वो देश की नागरिकता ही कंसीडर की जाएगी, है ना। तो इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमने जो है ब्रिटेन से लिया है। अगला है, संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। तो अभी भी बताया था, उसकी सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड व्यापक रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद में बनाया गया था, पेश किया गया था। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, कि कैसी नागरिकता होगी, क्या होगा, है ना, किसको नागरिकता दी जा सकती। जैसे अभी भी आपने देखा कि जो है वो इस वर्ष जो है वो भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए, है ना, मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी किसी भी धर्म के व्यक्ति को नागरिकता भारत में देने की बात कही है, जो 2014 से पहले वापस आ गया है या भारत में आ गया है उसको, है ना। तो ये अधिकार मेनली संसद को होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, बट मेनली संसद को ये अधिकार होता है नागरिकता संबंधी शर्तें क्या होंगी इसका निर्धारण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं जो है अगले वीडियो में आपको मूल अधिकारों से रिलेटेड बताऊंगा, है ना। और उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल परीक्षा विजेता को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो है बेल आइकन पर ज़रूर जो है बटन दबाइए, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।